तो अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने उस वक्त कुछ संशोधन करके इसको लाया भी, लेकिन वक्फ जो है वो निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति में दोनों में अंतर है। तो गरीब हैं, जो पसमानदा भी उसमें आते हैं, इन लोगों की शिकायत थी, ये सरकार के पास गए थे। इन्होंने कहा था कि जो वक्फ की जो जमीन है या वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें ईमानदारी नहीं है। बिहार में मुसलमानों को डराया जाने लगा कि भैया अब एक ऐसा बिल आने वाला है जिससे आपके अधिकार छीन जाएंगे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और प्रजाहित के एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रेम शंकर सिंह जी, 25 वर्षों से अधिक का अनुभव, कई चैनलों के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रजाहित के सेशन में। सर, वक्फ अमेंडमेंट बिल आज पेश हुआ, किरण रिजिजू ने पेश किया, चर्चा हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के अधिकारों को, धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने वाला बिल है। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ ये वक्फ की संपत्तियों पर निगरानी और उसके प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए लाया गया है। आप क्या सोचते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष, कौन ज्यादा सही लाइन लेकर चल रहा है? देखिए, अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे तो करीब 1950 से लेकर अभी तक ये चल रहा है। कई बार संशोधन हुए। लेटेस्ट जो हुआ वो 2013 में जब चुनाव होने थे तो अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने उस वक्त कुछ संशोधन करके इसको लाया भी। और आपको याद होगा कि करीब 121 ऐसी संपत्ति थे जिसको अटैच किया गया था वक्फ से, तो अपने फायदे के लिए इन्होंने किया था। और आज भी जो लड़ाई है वो लड़ाई बेसिकली वोट बैंक के लिए है, क्योंकि जो सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि जो इसमें भ्रष्टाचार है वक्फ के नाम पर, जो इसमें एकाधिकार है कुछ लोगों का, और वहां पर जो प्रबंधन होना चाहिए जिस तरीके से, वो किया नहीं जा रहा है। और उसको अभी तक इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा, कुछ कांग्रेस की सरकार रही या राज्य में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जो रही, जो सरकारें रही, वो सरकारें बहुत ज्यादा काम इस पर नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा। जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग है मुस्लिमों में भी जो कि ये चाहता था कि इस कानून में और इस जो व्यवस्था में बदलाव हो। और ये लगातार बात सरकार के पास भी आती रही और सरकार इस पर विचार कर रही थी कि इस पर कुछ सुधार किया जाए। और खासकर जो गरीब मुसलमान थे, जो महिलाएं थी, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो यहाँ से नहीं मिल पाते थे। और बाकी मैं अगर थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूं तो कई बार आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बातचीत भी होती थी कि देश में अगर संपत्ति किसी के पास ज्यादा है, जमीन सबसे ज्यादा है, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। वो कैसे है भाई? तो उन्होंने कहा कि रेलवे के पास सबसे ज्यादा है, फिर आर्मी के पास सबसे ज्यादा है, फिर वक्फ के पास है। जबकि ये गलत है। सही ये है, इस बात का जिक्र किरण रिजिजू ने भी अभी संसद में आज किया था। जबकि सच्चाई ये है कि जो मुसलमानों के पास जो जमीन है वो सबसे ज्यादा है। इनकी जो हम बात करते हैं वो बात दरअसल वो सरकार का है, और वो जो जमीन है वो सरकार का है, वो किसी प्राइवेट फर्म का नहीं है। लेकिन वक्फ जो है वो निजी संपत्ति है। तो निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति में दोनों में अंतर है। कांग्रेस, जो आपका सवाल था मैं उस पर आता हूं कि कांग्रेस जो कह रही है कि आप उनकी निजी स्वार्थ पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं या उस पर दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि बस हम उसमें संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वक्फ में जो अव्यवस्था है, जो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रबंधन जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसको एक करने की जरूरत है। और जो ट्रिब्यूनल है उसका, क्योंकि ये 3 स्टेजेस में काम करती है, आपको जैसे पता है। एक है कि जो स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड है वो है, और जो नेशनल लेवल पर है वो काउंसिल है, वक्फ के लिए जो काउंसिल बना है, और एक ट्रिब्यूनल है जो कि वो स्टेट के साथ ही काम करते हैं। तो ट्रिब्यूनल में भी बहुत सारे केसेस लंबित हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं।
तो उसमें इतना भ्रष्टाचार, इतनी अव्यवस्था है वक्त में कि अब वक्त आ गया है कि कानून एक ऐसा बन जाए जिसमें कि जो त्रुटियां थी उसको दुरुस्त कर लिया जाए, और जो महिलाओं की सहभागिता नहीं थी, सबसे बड़ी बात उसमें जो गरीब लोग उसमें नहीं थे, जो गरीब मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, तो उन लोगों को भी शामिल करने की इसमें बात है। तो जब ये बिल तैयार हो जाएगा, जब ये कानून का रूप ले लेगा और सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा राकेश, तो आप यकीन मानिए कि जो गरीब मुसलमान थे उनकी हालत में बहुत सुधार आएगा। आप कल्पना कीजिए कि करीब 8 लाख के आसपास इनकी संपत्ति है और करीब 9.4 करीब इनके पास जमीन है पूरे देश भर में, और जो आय है इससे वो है 100 करोड़ 115 करोड़ ऐसे दिखाते हैं, जो जबकि सरकार दावा कर रही है कि 12,000 करोड़ तो मिनिमम इससे आने ही चाहिए। वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ लोगों ने वक्त पर कब्जा करके रखा है, उस कब्जे से इनको छुड़ाने की जरूरत है। सरकार उसी में कोशिश कर रही है, और वक्त की जो संपत्ति है उनके निजी नहीं हो सकते, ये देश की संपत्ति है। इसमें और भी कई चीजें हैं कि आप किसी भी संपत्ति को आप अपना अधिकार उस पर दिखा देते हैं, और वक्त में एक और बड़ा इन्होंने पेचीदा वो लाइन एक बनाया हुआ है कि वक्त ने अगर कह दिया कि जमीन मेरा है तो वो उनका हो जाता है, सरकार कह रही नहीं। यही सब बड़े बदलाव हैं जो इस बिल में आपको देखने को मिलेगा। वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सरकार कहेगी कि नहीं ये जमीन सरकारी यूज के लिए, सरकार कहे तो उसमें सरकार लेगी। तो अब जो आप काम करेंगे उसका लेखा जोखा जो होगा, उसका ऑडिट का जो काम होगा वो सरकार के निगरानी में होगा। इनका विरोध सिर्फ इसलिए है कि जो अब तक ये मनमानी कर रहे थे उस मनमानी पे रोक लग जाएगा। उसके लिए ये एक वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। तो जो राजनीतिक पार्टियां जो इसी पर बेस्ड हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, करते ये खुद ज्यादा है। वो चाहे कांग्रेस हो, वो आरजेडी हो, या वो समाजवादी पार्टी हो, जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको ज्यादा दिक्कत है। इसलिए वो मुसलमानों के साथ खड़ा होकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक और तथ्य मैं आपके सामने रखूं कि ये ऐसे ही नहीं हो गया एक दिन में। इस पे बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी और इस पे विचार किया जा रहा था। विचार भी सरकार इसलिए कर रही थी, कई मुस्लिम संस्थाएं ऐसी हैं, कई महिलाओं का जो संस्था है मुस्लिमों में, जो गरीब हैं, जो पसमानदा भी उसमें आते हैं, इन लोगों की शिकायत थी। ये सरकार के पास गए थे, इन्होंने कहा था कि जो वक्फ की जो जमीन है या वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसमें ईमानदारी नहीं है, उस पर कोई भी कब्जा कर लेने की बात आती है। कब्जा मतलब उसमें इतना अनियमितताएं हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया था कि इस वक्फ बोर्ड में जो नियम बदल रहे हैं, जो बिल पेश हुआ है, उसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से हम धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। यह सिर्फ संपत्ति के लिए है, और इस संपत्ति में धार्मिक आपको क्योंकि बताया जा रहा है उनको कि धीरे धीरे ऐसे ये घुस रहे हैं आपके क्रियाकलापों में, फिर ये आपके धार्मिक आयोजनों में, आपके धार्मिक चीजों में भी ये दखलंदाजी करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि हमने जो ये किया है वो सिर्फ संपत्ति के लिए किया है, और ये वक्फ की संपत्ति जो है वो देश में इतने ज्यादा है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, और भी जो सामाजिक कार्य हैं उसमें जो भवनों का जो, क्योंकि इसमें भी जो दान बनने चाहिए, तो वो काम सब है। तो भाई वेलफेयर के लिए काम है, ये सोसाइटी के लिए काम है, तो भला किसका होगा? मुसलमानों का होगा। ये मुसलमानों की भलाई के लिए आते हैं इस तरह का। सर मतलब आज जब हम लोग संसद में भी सुन रहे थे विपक्ष के नेताओं को, तो विपक्ष के नेताओं का कहना था कि ये हाई कोर्ट वाला क्या है कि सरकार का कहना है कि जो ट्रिब्यूनल ने तय कर दिया, ट्रिब्यूनल ने उसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। विपक्ष गौरव गोगोई जो विपक्ष के उप नेता, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये एक मामला थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि क्या वक्फ के किसी भी फैसले को देश के किसी भी न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, इसमें जो कई चीजें इसमें साफ करने वाली बात है कि अभी 2 चीजों पे इन्होंने काम किया था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ट्रिब्यूनल है
जो स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं। ये जो नया बिल है इसके पहले भी कई मामले हैं जो हाईकोर्ट में हैं और उसको चैलेंज किया जा सकता है, ये है कानून में। अब उसको क्योंकि जब डिटेल बिल को आप पढ़ेंगे उसमें और चीजें सामने निकल के आएंगी कि किस रास्ते से और कैसे उसको करेंगे, क्योंकि जमीन का जो भी मामला है, क्योंकि ये सरकार के साथ भी है और सरकार ने उसमें एक क्लॉज लगाया है कि पहले क्या होता था कि जो वक्फ बोर्ड था वो किसी भी जमीन को जो मान लीजिए इस्तेमाल में नहीं है, कल को इन्होंने कहा था कि कल को जो 121 संपत्ति को इन्होंने अटैच किया था 2014 के पहले, कांग्रेस ने चुनाव के ठीक पहले, ये उसी सांठगांठ का नतीजा था। इन्होंने जानबूझकर ऐसे परिसंपत्तियों को अटैच किया था वक्त से जिससे कि मुस्लिम कौम को और मुस्लिम वोट बैंक को अपने हिसाब से लाया जा सके। बोले कि इसी बिल में ये प्रावधान है कि अब ऐसा नहीं होगा, नहीं तो आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी को कह दें, कल को आप संसद की जमीन को भी कह दें कि ये तो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, इन्होंने बोली भी है बात क्यों आप, तो उसका प्रावधान इन्होंने इस बिल में किया है कि नहीं, इसके लिए अब ट्रिब्यूनल तो है ही, लेकिन ट्रिब्यूनल भी ये इनके अंग के हिसाब से काम करता है, वो ट्रिब्यूनल भी जो वक्फ बोर्ड के हिसाब से वो काम करता है। इसको ये कोर्ट, अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी हो उसको ले जाएंगे। और सरकार, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि सरकार उसमें अगर दावा कर दी या सरकार ने कहा कि सरकारी जमीन है तो जो नियम कानून होंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन आप उसमें ये नहीं कह सकते ये वक्फ का है तो इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि सवाल एक और उठ रहा है राकेश, इसमें साथ साथ में इस बात पर भी आपत्ति है जो कानून की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी जो कानून चल रहा है वो जो अधिनियम है 1995 का, उसके आधार पर लेकर सारा कुछ चल रहा है। अब क्या है कि अब जो वक्त में ये जो नए नियम बन जाएंगे वो उसमें जो कलेक्टर है जिला में उसके अधिकार अब बढ़ जाएंगे। इससे आपको विपक्ष का दावा है कि कलेक्टर राज बढ़ जाएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी दावा है कि कलेक्टर राज बढ़ जाएगा, सरकार की मनमानी बढ़ जाएगी, कुछ चलने की बात है, कलेक्टर का मन करेगा तो हमारी किसी भी जमीन को सरकार की दिखा देंगे, कुछ इस पर भी क्या? इसी पे तो है, देखिए कलेक्टर और सरकार ये एक सिस्टम का हिस्सा है, आप उसके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो ये बोर्ड कर रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं है, सरकारी तो है नहीं वो, तो जो बोर्ड फैसला करेगा आप उसको सही मान रहे हैं और जो सरकार कहेगी या कलेक्टर के अधीन जो काम होगा वो गलत है, जो कानूनन होगा। तो ये जो मनमाना तरीका था इनका, जो एकाधिकार था वो समाप्त हो जाएगा, इसी बात का डर है। और क्योंकि इसका विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं तो इनकी मजबूरी हो जा रही है इस कांग्रेस को और इस समाजवादी पार्टी को, जब आप चुनाव में जाएंगे, जब चुनावी इसको जोड़ के देखेंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, इनके अधिकार को लेकर बात कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है, क्या है ये, कैसे काम करेगा, इस पर बातचीत हो रही है। गरीब मुसलमान है वो खुश है, जो महिलाएं हैं मुसलमान वो खुश हैं, उनको लग रहा है कि कुछ अब अधिकार मिलेंगे, क्योंकि ये जो नया बिल पेश हुआ है और जो वक्फ बोर्ड बनेगा इसमें 2 महिला सदस्यों को रखना अनिवार्य है, आपको रखना ही होगा, साथ दे रहे हैं। सर चुनाव की बात कही, इस साल के अंत में देखें तो बड़ा राज्य बिहार, नॉर्थ का काउ बेल्ट का बड़ा राज्य बिहार चुनाव है। उससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एक तमाम इन लोगों ने एक लाइन लिखी, विभाजनकारी बिल है, विभाजन पैदा करने के लिए बिल लाया गया है, मुस्लिमों के अधिकार खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। सवाल मेरे 2 जुड़े हुए हैं, जेडीयू और टीडीपी। अगर लोकसभा की बात करें तो टीडीपी और जेडीयू दोनों को मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा जाकर वोट किया, तमाम बातों, तमाम एजेंडा विपक्ष के बावजूद भी। अगर आज जेडीयू और टीडीपी दोनों का समर्थन प्राप्त हो गया, बिहार में कितना बड़ा नुकसान जेडीयू और टीडीपी को होगा और महागठबंधन को कितना बड़ा फायदा होगा इस बिल से? देखिए हम टीडीपी को अभी छोड़ देते हैं, टीडीपी साउथ का एक स्टेट है, वहां की राजनीति को भी हम छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि वहां पर इस साल चुनाव भी है, इस साल चुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा मैं पीछे लेके आपको चलता हूँ, पृष्ठभूमि बताता हूँ मैं। जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी और पिछले 5-10 दिनों से ये जब तय हो गया कि आज ये बिल पेश होना है, तो उसको लेकर राजनीति होने लगी। बिहार में मुसलमानों को डराया जाने लगा कि भैया अब एक ऐसा बिल आने वाला है जिससे आपके अधिकार छीन जाएंगे। अब ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को भी ये हाईलाइट करने लगे। तो ये खबर आई कि क्या ऐसे समय में जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी पासवान और दूसरा जेडीयू,
ये दोनों पार्टियां क्या बीजेपी को समर्थन करेंगी, एनडीए को समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी। याद होगा अभी कुछ दिन पहले अमित शाह भी गए थे। अमित शाह सामने से तो दिखाया गया ठीक है, बिगुल बज गया, बिहार में चुनाव को लेकर सारा कुछ हुआ, लेकिन अंदर खाने और क्या क्या बातचीत हुई नहीं हुई ये सब किसी को नहीं पता है। मेरे पास जो खबर आई वो इन तमाम चीजों को, क्योंकि ये चुनाव के पहले जो वक्त बिल संशोधन जो ये बिल पेश होना था, ये बहुत बड़ा एजेंडा सरकार के लिए था और सरकार ऐसे ही नहीं आ गई बिल को लेके। सरकार ने पूरा होमवर्क कर लिया है राकेश जी, सब कुछ व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कब कैसे क्या होना है। आज यहाँ से पास हो जाएगा, लोकसभा पास हो जाएगा, राज्यसभा से कल पास हो जाएगा और आंकड़ों के हिसाब से ये लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर 293 या 94 का डाटा है इनके पास, संख्या आंकड़ा है। यहाँ इनको 272 चाहिए था लोकसभा में, लेकिन 293 इनके पास है। अब आइए राज्यसभा में, राज्यसभा में भी इनके पास करीब इनको 119 चाहिए था, 119-20 के आसपास चाहिए था, वैकेंट है। उसको छोड़ दिए तो 119 के करीब है, जो मेरे पास जानकारी है, हो सकता है एक दो आगे पीछे हो। उसमें भी ये जो दिखा रहे हैं 15-16 है, कुछ हो सकता है वॉकआउट कर दिया, कुछ इनका फ्लोर मैनेजमेंट हो, फ्लोर मैनेजमेंट भी सब चीजें हो जाती हैं 2-4 वोट का, और उसमें कुछ स्पीकर का भी योगदान हो जाएगा। तो ये दोनों जगह से बिल पास हो जाएगा, ये कंफर्म है। जहां तक जेडीयू और एलजेपी की बात है वोट बैंक की, मैं आपको बताता हूं, जो जेडीयू है बेसिकली, जब आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में किस समुदाय से, किस धर्म से, किस जाति से, किस पार्टी को कितना वोट पड़ा, तो उसमें जो ओबीसी वोट है, जिसको माना जाता है कि वो जेडीयू पर उसका कब्जा है, और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक ओबीसी का बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ ही है और इनके साथ रहेगा। जो मुसलमानों का वोट है बिहार में, वो आरजेडी के साथ है, जो माई समीकरण के साथ चलता है, वो मुस्लिम और यादव का है। तो उनकी मजबूरी है कि उनको मुसलमानों का किसी भी हाल में समर्थन करना है, उनका साथ देना है। जहां तक जेडीयू को नुकसान का है, जो बीजेपी दावा कर रही है वो बता रही है कि इससे किस तरीके से फायदा होगा और क्या फायदा होगा, वो ये बताने की कोशिश करेंगे। और जेडीयू को इन्होंने कन्विंस किया है, बताया है, और जेडीयू के भी जो नेता थे उनसे वो कन्विंस हुए हैं। ललन सिंह ने भी आज संसद में कहा, ललन सिंह अमित शाह से मिलने भी गए थे, ललन शाह मिलने गए थे, एक संजय झा मिलने गए थे, ये दोनों मिलने गए थे, वहां बातचीत हुई, उनको बताया गया, वो कन्विंस होके आए, इसलिए उन्होंने समर्थन किया। और जो पॉइंट्स भी हैं, आप उस पॉइंट्स में देखेंगे भाई, सीधा उन्होंने कहा है कि जो संपत्ति है वो है, और 2025 तक में तो वो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई विवाद का विषय वैसे भी नहीं है। तो आपको लगता है बिहार चुनाव भी 80 बनाम 20 होगा जैसे यूपी में हुआ? हाँ जरूर, 80 बनाम 20 इसलिए होगा कि ये कोशिश ये खुद कर रहे हैं, तुष्टिकरण ये खुद कर रहे हैं। और 80-20 जब आप करेंगे ना, जब आप सिर्फ मुसलमानों की बात करने लगेंगे देश में, तो आप खुद न्योता दे रहे हैं ना। ये यही समाजवादी पार्टी कर रही है, जो कि अभी भी राणा सांगा वाले भी जो मसला हुआ था, उसने, मैंने एक जगह पर इस बात का जिक्र किया था कि 80 और 20 का आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, ये मौका बीजेपी को देते हैं, बीजेपी इसका फायदा ले जाती है और आप देखते रह जाते हैं। क्योंकि 80-20 वाला मसला अगर आप बिहार में भी लेके आएंगे, बीजेपी तो चाहती है कि 80-20 कर लो 80-20। तो इस बार यूपी में कुछ यूपी जैसा बिहार में आपको लगता है इस वक्त को? देखिए बीजेपी तो मंदिर के बाद कुछ देखने को मिला। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो चाहती कि 80-20 इसलिए हो जाए कि फिर ये जातिगत वाला जो मामला लेके आते हैं ना बात पर, कि जातिगत संरक्षण हो जाए। 2024 में जो बीजेपी को नुकसान हुआ देश में, सिर्फ इसलिए तो हुआ, ये समझ नहीं पाए बीजेपी की बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो कर रहे थे आरक्षण और जातिगत सर्वेक्षण हर जगह होना चाहिए, और संविधान अगर आ गया, क्योंकि मेजोरिटी 400 से ज्यादा का सीट क्यों मांग रहे हैं, 400 से ज्यादा का सीट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये संविधान में, हाँ संविधान में छेड़छाड़ करके आरक्षण हटा दिया, जो भी डर दिखाया, तो सब पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को ये लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो वो वोट खिसक के इधर से उधर हो गया। बिहार में क्योंकि जातिगत सर्वेक्षण और कहीं हुआ नहीं, नीतीश कुमार ने कराया, वो क्रेडिट उस समय लिया जब तक वो इंडी गठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार, अब वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है, तो वो भी नीतीश कुमार में बहुत ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है, अगर आप समीकरण बिठा के चुनाव लड़ेंगे, जब सीट बढ़ जाएगा आपस में, तो आप अगर फिर जातिगत में आप घुसेंगे
सिर्फ वो पे, तो फिर बीजेपी को जो वोट मिलते हैं आपकी सीट में, आपके उम्मीदवारों को सीट नहीं मिलेगा, तो ज्यादा नहीं बोल। सर कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, आपको लगता है कि एक राज्य स्तरीय पार्टी की तरह कांग्रेस काम करने लगी है? एक व्यापक सोच कांग्रेस के स्टैंड में अब दिखना बंद हो गया है, जो हम 2014 या 10 से पहले देखते थे, वो व्यापक विस्तार उसकी समझ में और सोच में। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बिहार के ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बिहार में क्या हुआ? बिहार में ये हुआ कि जब चुनाव की बात शुरू हो गई कि अब नवंबर में चुनाव है, उसकी तैयारी शुरू कर दी जाए, कन्हैया कुमार को इन्होंने भेज दिया। कन्हैया कुमार अपना पद यात्रा करने लगे। अब उसमें ये सवाल उठने लगा कि जब आप महागठबंधन में है साथ में, तो कांग्रेस ने कन्हैया को भेजकर बिना आरजेडी, क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती थी कन्हैया कुमार आए, क्योंकि उनकी अपनी राजनीति, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की राजनीति नहीं चमक पाएगी। लालू को ऐसा लगता है कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में रहेंगे तो कन्हैया कुमार को हमेशा बिहार के चुनाव में जाने से रोका जाता है। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, दिल्ली में यही हुआ ना, कांग्रेस ये डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उसको अकेले चुनाव लड़ना है या आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताना है। इस कंफ्यूजन में रह रहे के इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे। जब हमले होने लगे और संदीप चौधरी और अजय माकन ने अपने आला कमान से कहा, आला कमान मतलब राहुल गांधी से कहा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हम पर हमलावर हो रहे हैं, हमारी तो बेइज्जती की जा रहे हैं, तो हम जो काउंटर करके हम जो बात अपनी कह रहे हैं, तो हम तो फिर स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप चुप हैं, आप प्रचार में आ नहीं रहे हैं। तो किसी ने राहुल गांधी को समझाया होगा कि आप बिहार में जाकर आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, भले ही आप इस बार के चुनाव में जीत कर ना आ पाए, सीट ना बढ़ पाए, लेकिन आप जो कांग्रेस जो कह रहे हैं कि रीजनल पार्टी हो गई है, तो आप हर जगह आप सेकंड नंबर की पार्टी हो जा रहे हैं। आप यहाँ आम आदमी पार्टी को जिताएं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को जिताएं, यूपी में आप समाजवादी पार्टी को जिताएं, तो आप ही रहे कहाँ नेशनल पार्टी? आप हर जगह सबको जिताएं, और जहां जहां रीजनल पार्टी वहां राहुल गांधी की एंट्री बैन कर देते हैं। ये उस समय इंडी गठबंधन खत्म हो जाता है, महागठबंधन खत्म हो जाता है। ये बात राहुल गांधी को किसी ने समझाई होगी, तो इनको लगा कि नहीं, इस बार हम जो चुनाव है या तो अपने दम पे लड़ेंगे या जितनी सीटें हम मांगेंगे उस सीटों, क्योंकि सीट को लेकर ही हुआ था, क्योंकि इस बार आरजेडी ने मन बना के रखा हुआ था अभी तक कि 30 से 35 सीट से ज्यादा हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनको इस बात का मलाल रहता है राकेश कि अगर पिछली बार इनको 70 सीटें नहीं दिए होते चुनाव में 2020 में, और हम मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े होते, तो जो सीट हमारे पास नहीं आई और हम सरकार नहीं बना पाए और तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो उसी कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। अगर हम ज्यादा सीट पे लड़े होते तो वो सीटें हमें मिल जाती है, इसकी वजह से हम हार गए। तो कांग्रेस ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे बढ़ पा रही है, क्या करे, कंफ्यूजन की स्थिति बहुत है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक स्टैंड लिया था इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी तो सुन रहे हैं कि कन्हैया कुमार को वापस बुला लिया गया, और वो चीज यानी फिर मुझे एक खबर मेरे पास छन के आई है कि कुछ सेटिंग हो गया है इनको, और फिर ये दोनों मिलकर ही साथ साथ चुनाव लड़ेंगे और जैसा वो कहेंगे, तो कन्हैया कुमार को काम नहीं करने दिया जाएगा। एक अंतिम प्रश्न मेरा, आज उम्मीद है कि वह बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी नंबर सरकार के पास है। आप क्या देखते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे, हालांकि अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, क्या फिर से दिल्ली में जगह जगह या देश में जगह जगह शाहीन बाग देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीएए वाला भी आपने देख लिया था। शाहीन बाग प्रायोजित था, शाहीन बाग जो हुआ वो शाहीन बाग ये जनता नहीं थी, वो कुछ स्पॉन्सर लोग थे, ये आम जनता नहीं थी, मैं कह रहा हूं बार बार। तो शाहीन बाग का उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है। वो तो कहिए कि कोरोना आ जाने के बाद उनको हटना पड़ा और सब कुछ वो हुआ, वरना उन्होंने एक ऐसा जगह बना लिया था कि कुछ लोगों की रोजी रोटी वहां से चल रही थी, कुछ लोगों की राजनीति वहां से चल रही थी। एक नया जंतर मंतर का इजाद हुआ था दिल्ली के अंदर, तो उससे इसको जोड़ने का तो कोई मतलब है नहीं, नंबर एक। नंबर दूसरा मैं जो कह रहा हूँ, बड़ी बात यह है कि सारा होमवर्क करके सरकार आई है इस बार, और जो कुछ जब राम मंदिर पर फैसला आ गया कुछ नहीं हुआ, जब राम मंदिर का निर्माण हो गया कुछ नहीं हुआ। देश का मुसलमान जो समझदार मुसलमान है वो आज भी ये समझता है कि हमारे भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। पारदर्शिता
जो सबसे बड़ा इसका सार कह लीजिए, अगर कंक्लूजन इसको समझिए, तो पूरा जो ये वक्फ बोर्ड का जो ये ऑपरेशन जो हुआ है ना, ऑपरेशन वक्फ बोर्ड का, ये पारदर्शिता का है। और जब पारदर्शिता होगा राकेश, उसमें दिखेगा आपको, तो अपने आप मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा, संपत्तियों का लेखा जोखा भी ठीक हो जाएगा, उसका ऑडिट भी ठीक हो जाएगा, जो मामले लंबित थे, जो कंट्रोवर्शियल मामले हैं वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इसको ऐसे देखिए कि गिफ्ट है सरकार की तरफ से उन मुसलमानों के लिए जो देश का गरीब है, जिनका सुनने वाला अब तक इस सरकार से पहले कोई नहीं था। एक सरकार सुन रही है, तो देखते हैं ना फिर क्या होता है, फिर बात करेंगे उसके बाद। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ये हमारे वक्त पर रिपोर्ट थी, हमने समझना चाहा कि वक्त से आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। फिर मिलेंगे आपसे, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।